ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट थियरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है वो स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं ओरिजिन ऑफ द स्टेट टॉपिक को। इसमें चीफ थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और लेनिन। इन्हीं के साथ बर्नस्टीन, प्लेखनव, ग्रामशी, ट्रोट्स्काई और माओ जेडोंग। कार्ल मार्क्स का हालांकि डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन हमें स्टेट ऑफ द ओरिजिन टॉपिक में नहीं देखने को मिलता, मगर जो इनके फ्रेंड हैं फ्रेडरिक एंजल, उन्होंने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में ओरिजिन ऑफ द स्टेट की बात की है। मार्क्सिस्ट जो व्यू पॉइंट है वो मानते हैं कि स्टेट की जरूरत तब महसूस हुई होगी जब समाज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा, एक अमीर और एक गरीब वर्ग। तो उस वक्त जो अमीर वर्ग होगा उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए स्टेट नामक संस्था की जरूरत महसूस की होगी। लेनिन जो हैं उन्होंने भी एक किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग अपने विचार बताए हैं स्टेट एंड रेवोल्यूशन बुक में। वहां पर वे ये बताते हैं कि स्टेट जो है वो एक प्रोडक्ट है, मैनिफेस्टेशन है, जहां पर दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस देखने को मिलती हैं। स्टेट कब ओरिजिन में आई होगी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी होगी, इसके बारे में तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, बट यस स्टेट जो है वहां पर हमें दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस जो है वो देखने को मिलती हैं, यानी कि दो अपोजिट क्लासेस देखने को मिलती हैं। जो साथ में मार्क्सिस्ट जो व्यू पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो क्लास स्टेट में प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, उनको अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए स्टेट जैसे इंस्टीट्यूट की जरूरत महसूस होती है। मार्क्सिस्ट ये भी बोलते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो शुरुआत से हमें स्टेट जो है वो नहीं देखने को मिलती, मगर जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है तब समाज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो उनमें मतलब शत्रुता जो है वो देखने को मिलती है और कंटिन्यूसली ये दो क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जो रिच क्लास होती है वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए स्टेट जैसी संस्था की जरूरत को महसूस करती है और उसका निर्माण करती है। वो फर्दर जो समाज का गरीब वर्ग होता है उनका सब्जुगेशन करती है, यानी कि उनको दबाया जाता है। इसीलिए जो कार्ल मार्क्स है स्टेट को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द बुर्जुआज। फ्रेडरिक एंजल जो है वो बोलते हैं कि स्टेट मतलब एक ऐसी मशीन के अलावा कुछ नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर क्लास के द्वारा दूसरी क्लास को दबाने का काम करती है। जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है उनके हिसाब से देखा जाए तो वो बोलते हैं कि स्टेट जो है वो कोई नेचुरल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो कोई डिवाइन इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी कि उसको भगवान ने नहीं बनाया, इसको तो उल्टा एक रिच सेक्शन जो है सोसाइटी का उसने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बनाया है। और मतलब ये फर्दर ये मानते हैं कि जो इसकी स्टेजेस हैं वहां पर जो जो कंट्रोल है कैपिटलिज्म का वो इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो जो एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म है इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्टेट ऑफ नेचर की बात की गई है, या फिर हम इसको जेंटाइल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है, जब हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट तो इसका मतलब मार्क्स के सारे फॉलोअर जो हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये बोलते हैं कि शुरुआत से ही जो स्टेट नामक संस्था है वो हमें नहीं देखने को मिलती। शुरुआत में लोगों का जो लाइफस्टाइल होता था वो बहुत ही सिंपल होता था, हर एक चीज की जो अवेलेबिलिटी थी वो भी अच्छे देखने को मिलती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, इसकी हमें 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट स्टेज है जीन वाली, यानी कि जहां पर ब्लड रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसे जीन्स होते थे जहां पर फीमेल डोमिनेट करती थी और कईयों में जो मेल थे वो डोमिनेट करते थे। लाइफ बहुत सिंपल होती थी। यहाँ पर एक काउंसिल होती थी जो कि सभी की समस्याओं का समाधान करती थी। एक चीफ की पोस्ट होती थी। चीफ अपने आप को सभी के समान समझते थे और इनकी तरफ से जो भी फैसला किया जाता था सारे उस फैसले का रिगार्ड करते थे। कुछ जीन मिलके बाद में फ्रेटरी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी के बीच ब्रदरहुड वाली फीलिंग है। यहाँ पर सभी की समस्याएं जो है उनका निपटारा किया जाता है, सभी के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन वाली फीलिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी कुछ जीन जो है वो मिलकर कौंसिल का निर्माण करते हैं। और अभी तक फिलहाल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है उसकी शुरुआत नहीं हुई। सारे मेंबर जो है वो एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन हम फर्दर देखते हैं कि जो
फ्रेटरीज हैं उनको कुछ फ्रेटरीज मिलके फर्दर ट्राइब का निर्माण करती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब कुछ जो ट्राइब्स हैं उन्होंने मतलब पर्टिकुलर एक प्लेस पर रहना शुरू कर दिया है, जिनकी कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलती है, कॉमन उनका रिलीजन है। और यही जो फ्रेटरीज हैं इन सभी के द्वारा एक काउंसिल का भी निर्माण किया जाता है, यानी कि ट्राइब जो बनेगा वो सभी के फर्दर फैसले भी करेगा। एंड देन यहाँ पर हमें एक स्पेशल रिलेशन जो है सभी के बीच देखने को मिलता है, यानी कि पॉजिटिविटी की फिलहाल जो है मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट बात करते हैं। और अभी तक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है वो डेवलप नहीं हुआ। कुछ ट्राइब्स मिलके फर्दर कॉन्फिडरेसी जो है उसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये पहला वो दौर होगा जहाँ पर जाति वंश जो है उसकी शुरुआत हुई होगी। तो पहला ऐसा कॉन्फिडरेसी अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट अमेरिका में देखने को मिला होगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर सारे जो लोग हैं एक दूसरे के साथ प्यार से रहते होंगे, म्यूचुअल लव वाली जो फीलिंग है वो देखने को मिलती होगी। और जो कॉन्फिडरेसी है उनकी एक ग्रेट काउंसिल जो है वो होती होगी, और उनकी तरफ से जो भी फैसला आ गया वो फाइनल होता होगा। सारे लोग उस फैसले का स्वागत करते होंगे। मगर फाइनली क्या होता है कि ये जो जेंटाइल सिस्टम है इसका खात्मा जो है वो देखने को मिलता है, डिके इसका शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो स्टेट है उसका राइज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है ये, फर्स्ट 1.1 है ये, बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन जो है उसकी शुरुआत हो गई, लोगों ने पशु जो है रखने शुरू कर दिए। तो ये दौर वो है जहां पर अभी जेंटाइल सिस्टम पतन की तरफ जा रहा है। तो ये जो मतलब पहली बार लोगों ने पशु रखने वाला दौर शुरू हुआ होगा, ये अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट एशिया के किसी ट्राइब ने किया होगा। पशु उन्होंने रखे, उनको चराना शुरू किया, बाद में उन्होंने अपनी एक तरीके से इसको प्रॉपर्टी समझा, इसी से उनको बहुत सारे खाने वाली चीजें जो थी वो भी मिलनी शुरू हो गई। जो जानवर होते थे उनके स्किन का इस्तेमाल होता था, वुलन क्लोथ जो थे वो भी इनकी तरफ से जानवरों की स्किन से इनको प्राप्त होते थे। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि ये जो एक ट्राइब था इसका स्पेशल रिलेशन देखने को मिलता है, और बाकी जो ट्राइब्स हैं उनसे ये अलग देखने को मिलता है। देन 1.2 प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। अभी मतलब वो दौर आ गया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव एज है वहां पर प्रॉपर्टी कॉमन होती है, मगर अब लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो खरीदनी शुरू कर दी है। और इसका नतीजा ये देखने को मिलता है कि जो रिलेशनशिप जेंटाइल सिस्टम में था वो अभी बदल रहा है। एंड देन उसके बाद 1.3 ओरिजिन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। तो अब कॉटेज इंडस्ट्री का दौर जो है वो शुरू हो गया है, छोटे छोटे जो व्यापार है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसी के साथ जो टूल्स हैं, वेपन्स हैं, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और इन्हीं टूल्स के साथ फॉरेस्ट जो है उनकी कटिंग हो रही है, कल्टीवेशन जो है उसमें काम काफी आसान हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो लेबर क्लास है उसकी भी डिवीजन हो गई, एक है मास्टर और दूसरा है सर्वेंट। तो इसी के साथ जो इंस्टीट्यूशन है स्लेवरी का उसका निर्माण होता है, और इसी के साथ जो जेंटाइल सिस्टम है वो और भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जेंटाइल सिस्टम में मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट बोलता है सभी के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन है, लव, इक्वलिटी, और सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मगर क्योंकि अब जो समाज है वहां पर मास्टर एंड सर्वेंट एक नया रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है, यहाँ पर दोनों एक समान नहीं है। फर्दर है 1.4 बर्थ ऑफ मर्केंटाइल क्लास, यानी कि व्यापारी वर्ग जो है उसका दौर आ गया। देन करेंसी की शुरुआत हुई, सूदखोरी की शुरुआत हुई। तो जो डिवीजन हुई थी लेबर में, फर्दर उसकी और डिवीजन होती है, यानी कि अब एक तीसरी क्लास भी लेबर में से निकल के आती है। ये जो क्लास है वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्शन है उसको ट्रांसफर करती है एक से दूसरी जगह, इसीलिए इसको बोला गया है मर्केंटाइल क्लास। तो ये चीजों को बेचते हैं, खरीदते हैं, और उसमें से जो कमीशन है वो कमाते हैं। तो इन्हीं के कारण जो है मार्केट एस्टेब्लिश होती है, जहां पर जैसे एक से दूसरे गांव में जाते होंगे तो मार्केट दूसरे जो गांव के व्यापारी वर्ग होंगे उन्होंने एस्टेब्लिश की होगी, वहां पर चीज को बेच दिया जाता होगा। तो इनके द्वारा
चीजों को महंगे रेट पे बेचा जाता होगा। तो ये एक तरीके से वो क्लास है जो दूसरों की संपत्ति को हड़पने का भी काम करती होगी। ये वो वाला दौर है जहां पर पहली बार मेटल करेंसी का इस्तेमाल हुआ होगा। तो जो कमजोर वर्ग होगा उन्होंने क्या किया होगा कि क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते होंगे, तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो संपत्ति होगी उसको गिरवी रख दिया होगा। कहने का मतलब जो गरीब होगा वो और गरीब हो गया, और जो अमीर होगा वो और भी अमीर होता गया, क्योंकि जो एक वर्ग था बहुत अमीर हो गया, इसी कारण उसकी जो ताकत है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होती गई। तो फाइनली जो है हमें देखने को मिलता है जेंटाइल सिस्टम अपने खात्मे की तरफ है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमें देखने को मिलता है कि जो समाज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जो हैव्स है एक तरीके से कैपिटलिस्ट क्लास है, अमीर वर्ग है। हैव नॉट्स जो है वो है प्रोलेटेरिएट क्लास, मजदूर वर्ग। तो जो रिच क्लास है, अमीर वर्ग, वो पुअर क्लास का एक्सप्लोटेशन करते हैं, उनको सिर्फ इतने ही पैसे देते हैं जिससे कि वो अपनी सिंपल सी जिंदगी जो है वो जी सकें। तो उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट हो गया। अब क्योंकि देश जो है उनका निर्माण हो चुका है, और इनका निर्माण तब होता है जब जेंटाइल सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। समाज जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। जो अमीर वर्ग है वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक इंस्टीट्यूट की जरूरत महसूस करता है, और इसी के साथ वो जो स्लेव हैं उनको सबजुगेट करता है, यानी कि उनको दबाने की कोशिश करता है। ऐसी पॉलिसी लेके आता है जिसके जरिए वो जो वीकर सेक्शन है समाज का उसके ऊपर वो वॉयलेंस कर सके, फोर्स का इस्तेमाल कर सके, उनको सप्रेस कर सके, यानी कि उनको दबाया जा सके, अपना जो कंट्रोल है उसको और भी टाइट किया जा सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेल जो है वो बनाई जा रही है, कोर्ट जो है वो बनाई गई। तो ये मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है। इनका मानना है कि शुरुआत में जो स्टेट का कंट्रोल होता था वो इतना ही होता था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती थी स्लेव्स को। मगर समय के साथ साथ क्या हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेट है उनकी एक्टिविटीज और इंक्रीज होती गई, जिसके साथ साथ जो स्टेट है वो पावरफुल भी होती गई। फर्दर थर्ड स्टेज होती है जिसमें फ्यूडलिज्म का दौर देखने को मिलता है। तो जो फ्यूडलिज्म है यहाँ पर मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट बोलते हैं कि किंग जो है क्योंकि उनके पास पूरी प्रॉपर्टी होती थी, एंटायर प्रॉपर्टी जो थी उनको ही बिलोंग करती थी, वो प्रॉपर्टी को अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में डिवाइड कर देते थे। इसीलिए उनको बोला जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स। अब ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे डायरेक्टली तो कल्टीवेशन लैंड की करते नहीं थे, खुद खेती बाड़ी का काम करते नहीं थे। अपनी ये जो जमीन है वो फर्दर पीजेंट्स को, किसान वर्ग जो है उनको दे देते थे। तो ये जो किसान वर्ग था एक तरीके से लैंड का ओनर नहीं होता था। ये वो वाला पीरियड था जहां पर और भी बहुत सारे नए जो प्रोफेशन हैं उनकी शुरुआत होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर भी होता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्राउंड के, इकोनॉमिक बेसिस के कारण बहुत सारे लड़ाई झगड़े जो हैं अभी समाज में शुरू हो चुके हैं। तो दिस सिचुएशन लेड टू द इंक्रीज इन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो समय के साथ साथ जैसे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो स्टेट को उन चीजों को कंट्रोल करना है, तो इसी के साथ जो स्टेट है उसका कंट्रोल भी इनकी इंक्रीज हो रहा है। स्टेट जो है वो सप्रेस करती है, वॉयलेंस का सहारा लेती है, और फर्दर अपनी जो कंट्रोल है उसको और इंक्रीज करती है। देन फर्दर है एज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये जो कैपिटलिज्म वाला दौर है मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म का दौर है ये हमें तब देखने को मिला होगा जब मिडिवल पीरियड खत्म हुआ होगा, तो वहां पर एक नया दौर जो है वो शुरू हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसकी शुरुआत हुई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो बोलते हैं कि नई नई मशीनें जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया, क्योंकि ये मतलब प्राइस में भी महंगी होती थी, तो इनको खरीद पाना गरीबों के बस में नहीं होता था। अमीरों ने इनको स्टैब्लिश इंस्टॉल किया, और इसी के साथ जो मजदूर थे उनकी जरूरत भी कम महसूस होने लग पड़ी। तो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके कारण जो मजदूर वर्ग था वो प्रोफेशन उनके पास नहीं था, तो ऐसे में जो उनको ऑप्शन मिलती थी, जितने पैसे इनको इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे वो देते थे काम करने के लिए, मजदूरी के लिए, उतने पैसे पे वो काम करते थे। अदरवाइज उनके पास कोई भी ऑप्शन काम के लिए नहीं थी। तो एक तरीके से ये वो दौर है जहां पर
कैपिटलिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है। तो यानी कि कैपिटलिज्म और प्रोलिटेरिएट ये वाला दौर शुरू हो चुका है। एंड फर्दर ये मतलब आज से आगे की भी स्टेजेस जो है स्टेट की वो भी बताते हैं, यानी कि सोशल रेवोल्यूशन होगा और उसके बाद सोशलिस्ट स्टेट जो है वो देखने को मिलेगी। इनका मानना है, मार्क्सिस्ट समझते हैं कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करेगा लेबर क्लास को, समय के साथ साथ जो लेबर क्लास है उनके अंदर एक नई जागृति होगी, उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो जागेगी। वो इस चीज को समझेंगे कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो उनकी बुरी दुर्दशा के जिम्मेवार हैं। इसीलिए जो उनके अंदर एक नई जागृति होगी उसको मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट ने नाम दिया है सोशल रेवोल्यूशन। अब सोशल रेवोल्यूशन जो है वो होगा जहां पर जो लेबर क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास को दबाने का काम करेगी, वॉयलेंस का सहारा लेके वो कैपिटलिज्म को पूरी तरह खत्म कर देंगे, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है पूंजीपति वर्ग को वो खत्म कर देंगे, उनका विनाश कर देंगे। और उसके बाद स्थापना होगी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, यानी कि सर्वहारा जो है उनका अधिकार समाज में देखने को मिलेगा। तो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट इसको बोलते हैं, कहते हैं कि ये असली में लोकतंत्र है। तो इसी के साथ जो कैपिटलिज्म है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि सोसाइटी में एक क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, कैपिटलिज्म जो है वो खत्म हो गया और दूसरी जो क्लास थी वर्किंग क्लास वही सिर्फ रह गई। तो क्योंकि स्टेट का निर्माण भी तभी हुआ था जब दो क्लासेस थी, तो एक तरीके से अब सिर्फ एक क्लास समाज में रह गई है, तो वो है वर्किंग क्लास। तो अब फर्दर मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट बोलता है कि स्टेटलेस सोसाइटी जो है उसका निर्माण होगा, क्योंकि इनका मानना है कि क्लासलेस सोसाइटी जब थी, यानी कि जो प्रिमिटिव एज थी, वहां पर तो क्लासेस होती नहीं थी, वहां तो सिंपल कॉमन एक ही क्लास होती थी, तो इसीलिए वहां पर स्टेट की जरूरत भी नहीं थी। अब जो है स्टेट खत्म हो चुकी है, क्लासेस जो हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं, तो स्टेट की जरूरत भी खत्म हो गई। इसी के साथ जो है स्टेट विल विदर अवे, यानी कि स्टेट का रोल खत्म हो गया और इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी। और इसको मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट बोलते हैं कम्युनिस्टिक एज। तो ये स्टेजेस, 6 स्टेजेस जो है मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट के द्वारा बताई गई है, जहां पर ये इस चीज को साबित करते हैं कि जो स्टेट है ये तब वजूद में आई जब दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस होंद में आती हैं, और जब एक क्लास दोबारा से कैपिटलिस्ट क्लास खत्म हो गई तो उसी के साथ जो स्टेट की जरूरत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो फाइनली कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है वो अपने आप में कंप्लीट व्यू पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनका जो प्राइमरी फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास स्ट्रगल, क्लास डिवीजन के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि जब इकोनॉमिक फैक्टर हमें देखने को मिला तब समाज जो है वो डिवाइड हो गया। नो डाउट इकोनॉमिक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, मगर इसी के साथ बाकी जो चीजें हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि सोशल नेचर ऑफ मैन, रिलीजन, ब्लड रिलेशनशिप, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जो कि एवोल्यूशनरी थियोरी में डिस्कस हम करते हैं। और साथ ही साथ जैसे इन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो गायब हो जाएंगी, मगर हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कि हम बात करते हैं रशिया, जैसे कि हम बात करते हैं चाइना, तो इन देशों में हमें कम्युनिज्म स्टैब्लिश होने के बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि स्टेट गायब नहीं हुई, उसका रोल खत्म नहीं हुआ, उल्टा उनका जो रोल है वो और भी इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यू पॉइंट है ये मतलब पढ़ने में अच्छे लगते हैं मगर रियलिटी से काफी दूर लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।